हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे भ्रूण पोष के बारे में, अर्थात एम्ब्रियो क्या होता है, भ्रूण पोष क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो लगातार हम लोग इस बायोलॉजी के चैप्टर में, अब हमारा जो चैप्टर है लेसन 1, ठीक है, जीवों में जनन, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अग्रसर होते हुए अब इस समाप्ति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। बच्चों, आपको वही पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके या जिसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, तो इसको आप निगलेक्ट मत करिएगा। जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि इतना भी अगर आपका तैयार है तो आपको 85% 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं भ्रूण पोष तथा उसके प्रकार की। भ्रूण पोष क्या होता है? तो भ्रूण पोष जो होता है इसको हम लोग कह सकते हैं सभी पुष्पी पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है। जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। एम्ब्रियो सैक बेटा, इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि जितने भी पुष्पी प्लांट होते हैं, फ्लावर करने वाले या फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, सभी पुष्पी पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। तो एम्ब्रियो क्या होता है, भ्रूण क्या होता है? ठीक है, भ्रूण होता है। ठीक है, भ्रूण जो एम्ब्रियो होता है हमारा, एक क्या होता है? जैसा कि हम लोग जीवों में जनन अर्थात जंतुओं में जनन देख चुके हैं कि भ्रूण जो होता है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग इंसान के बारे में बात करें या जंतु के बारे में बात करें तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जो मेल गैमेट्स होता है और जो फीमेल गैमेट्स होता है, क्या होता है? एक मेल गैमेट्स होता है और फीमेल गैमेट्स होता है। तो मेल क्या प्रोड्यूस करता है और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? तो मेल जो होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, शुक्राणु को निकालता है, और जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, वो किसको प्रोड्यूस करती है? एग को या अंडाणु को। ठीक है, अब इधर से स्पर्म आया, ये मान लो स्पर्म है और ये हमारा क्या है? एग है। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक, इतना समझ में आया। अब निषेचन के बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है गोल सा, जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो बोला जाता है। और इसी एम्ब्रियो में दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको
कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। जो हमारा एम्ब्रियो होता है वही जंतुओं के अंदर मतलब जंतुओं कहने का मतलब इंसान के अंदर 1 to 9 मंथ क्या करता है, विकास करता है, और विकास करके वो क्या करता है, एक बेबी को जन्म देता है। तो ठीक जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी होता है। तो प्लांट मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है बच्चों, तो एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो भ्रूण पोष कहलाता है। पोष का मतलब देखो, पोषण करने वाला, भ्रूण का क्या करने वाला, पोषण। अब पोषण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन ना, न्यूट्रिशन देने वाला भ्रूण को। अब भ्रूण कैसे बढ़ेगा भाई, इसको ग्रोथ करना है, इसको बढ़ना है, आगे की प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो कैसे बढ़ेगा, इसको भोजन चाहिए। भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग भी तो खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं, भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बढ़ना है, आगे जिंदा रहना है, लाइफ को सरवाइव करना है, ठीक है, देखना है। तो इसीलिए जो भ्रूण पोष होता है वो क्या होता है, भ्रूण को भोजन देने का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भ्रूण पोष कहा जाता है। अब हमें उम्मीद है कि आपको भ्रूण पोष समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे दोहराता हूँ कि सभी पुष्पी पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, जिसे भ्रूण पोष या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है। अब ये जो भ्रूण पोष होता है बच्चों, हर एक प्लांट में अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक प्लांट में बच्चों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हर एक प्लांट में कैसा होता है, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। कि मैं बता रहा था कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हर प्लांट में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जिम्नोस्पर्म में यह ऊतक युग्मोद्भिदी या अगुणित होता है बच्चों। कैसा होता है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। कैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में यह ऊतक जो होता है, जो टिश्यू होता है, वो कैसा होता है, युग्मोद्भिदी या अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझते हैं आप लोग, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब समझते हैं। देखो, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल, और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2n। ठीक है, अगुणित और द्विगुणित। द्विगुणित कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हमारे पास दो क्रोमोसोम होते हैं, X और Y, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। ठीक है, और जब सिंगल क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसको ऐसे याद रखना, अगुणित हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और डिप्लॉइड ए होता है। तो जिम्नोस्पर्म में ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन जो आवृतबीजी पौधों में यह त्रिसंयोजन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या हो गया, डायरेक्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, डायरेक्ट बन गया। लेकिन जो आवृतबीजी जो प्लांट हैं, आवृतबीजी पौधों में यह त्रिसंयोजन के फलस्वरूप बनता है। अधिकतर पौधों में या अधिकतर प्लांट्स में यह त्रिगुणित होता है, अर्थात ट्रिप्लॉइड होता है बच्चों। तो जो यह ऊतक है, जो भ्रूणपोष है, आप देख रहे हो कि अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि त्रिसंयोजन क्या होता है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि त्रिसंयोजन क्या होता है या ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। जो त्रिसंलयन होता है, इसमें क्या होता है कि तीन
ठीक है, 3 केंद्रकों का संलयन ही क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है या त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। ठीक है, 3 केंद्रकों का संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो हमारा पराग नलिका होता है, पराग नलिका में से जो केंद्रक निकलते हैं, ठीक है, वो केंद्रक के अंदर 2 केंद्रक पहले से रहते हैं और एक केंद्रक जब पराग नलिका से आगे जुड़ता है इससे, तो इसे क्या बोल दिया जाता है? ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया जाता है, या मिल के क्या बना देते हैं? त्रिसंलयन बना देते हैं। तो इसे बोलते हैं त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये समझ में आई बात? तो सीधे सीधे आप लोग याद कर सकते हो कि 3 केंद्रकों का संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिसंलयन कहलाता है। जो 3 न्यूक्लियस का जो संलयन है उसे क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन बोलते हैं। तो जब भ्रूणपोष के अंदर 3 केंद्रों का संलयन होता है तो इन्हीं 3 केंद्रकों के संलयन से क्या बनता है? हमारा भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है कि भ्रूणपोष में जब 3 केंद्रकों का संलयन होता है, अर्थात जब भ्रूण में 3 केंद्रकों का संलयन होता है और उस संलयन से क्या बनता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो भ्रूणकोष है हमारा, ठीक है, जो भ्रूणकोष है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणकोष जो है हमारा, उसमें 3 केंद्रकों का जब संलयन होता है तो उसे त्रिसंलयन कहते हैं। सॉरी, जब 3 केंद्रकों का संलयन होता है तो उसे हम लोग भ्रूणकोष कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष कहते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है इसमें क्या होता है? यह काम क्या करता है? यह भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। ठीक है, यह भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। कौन? भ्रूणपोष। कौन? भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष होता है यह भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आवृतबीजी पौधों में डेवलपमेंट के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया कि आवृतबीजी पौधों में परिवर्धन के आधार पर इसे 3 प्रकार में, या परिवर्धन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, या परिवर्धन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। कौन सा होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, कौन सा होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है,
केंद्रकी भ्रूणपोष, कोशिकी भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष जो होते हैं वो क्या होते हैं आवृतबीजी पौधों में। जैसे हम लोग अगर केंद्रकी भ्रूणपोष के बारे में कहें तो इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर, ठीक है। कोशिकी भ्रूणपोष को सेलुलर और हिलोबियल भ्रूणपोष को हिलोबियल के नाम से बुलाया जाता है या कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं कि केंद्रकी भ्रूणपोष क्या होता है, कोशिकी भ्रूणपोष क्या होता है और हिलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है। बच्चों, आवृतबीजी पौधों में डेवलपमेंट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं या 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, केंद्रकी भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, कोशिकी भ्रूणपोष सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल भ्रूणपोष हिलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अब एक क्या करता है केंद्रकी भ्रूणपोष में, इसमें जो होता है केंद्रक बार बार विभाजित होके, ठीक है, बार बार विभाजित क्या होता है, विभाजित होके कई केंद्रकों में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आई कि इसमें केंद्रक जो होता है बार बार विभाजित होता है और बार बार विभाजित होके एक कई केंद्रकों में क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में। इसमें जो केंद्रक होता है वो विभाजन के बाद, ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, ये क्या करता है, इसमें देखो, इसमें केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक के विभाजन के बाद किसका निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बच्चों, एक जगह मैंने बताया था आपको कि भ्रूणपोष की इंग्लिश क्या होती थी, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक जो इंग्लिश है वो भ्रूणपोष की नहीं, भ्रूणकोष की इंग्लिश है। यहाँ पे इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, भ्रूणकोष, भ्रूणकोष, कोष का मतलब एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है भ्रूणकोष, ठीक है ना बच्चों, भ्रूणकोष, ठीक है। और भ्रूणपोष की इंग्लिश क्या होती है, भ्रूणपोष की इंग्लिश क्या होती है, एंडोस्पर्म होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने बताया केंद्रकी भ्रूणपोष, कोशिकी भ्रूणपोष में क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है इसके अंदर क्या होता है, इसमें आ जाता है और केंद्रक जो होता है बार बार विभाजन होने के बाद एक सेलवाल का क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात कोशिका भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। हिलोबियल भ्रूणपोष क्या है भैया, हिलोबियल जो भ्रूणपोष है यह लगभग 90% आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से एक किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में। तो केंद्रकी भ्रूणपोष, कोशिकी भ्रूणपोष और हिलोबियल भ्रूणपोष। तो इसका एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं आपको कि केंद्रकी भ्रूणपोष क्या होता है, कोशिकी भ्रूणपोष क्या होता है और हिलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है। यहाँ पे केंद्रकी जो भ्रूणपोष है इसमें केंद्रक क्या था, बार बार विभाजित होके केंद्रक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैप्सेला, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैप्सेला, ठीक है बच्चों। एक कैप्सेला एक प्लांट होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। कोशिकी भ्रूणपोष, सेलुलर भ्रूणपोष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेलुलर भ्रूणपोष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विलासेरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा, विलासेरिया, इसको नोट कर लीजिए, विलासेरिया, ठीक है। और हिलोबियल भ्रूणपोष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एरीमुरस, क्या हो जाएगा, एरीमुरस, ठीक है, एरीमुरस। एरीमुरस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, हिलोबियल भ्रूणपोष का, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको देता हूं कि केंद्रकी भ्रूणपोष का डायग्राम कैसे होता है, कोशिकी भ्रूणपोष का डायग्राम कैसे होता है और हिलोबियल एंडोस्पर्म का डायग्राम कैसे होता है। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी आपके प्लांट के पौधों में जनन के लिए, ठीक है। तो आज जो है ये यूनिट
पहली यूनिट जो है हमारी वो कंप्लीट होती है, क्योंकि 2022 के लिए इतने सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इससे अच्छे से पढ़िएगा और कल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी आपको डायग्राम देता हूँ, डायग्राम आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा, आपको पसंद आया है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया, ये टॉपिक आपकी समझ में आई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पता चल सके और ये भी अच्छे नंबर से पास हो सकें, ताकि अगर ये अच्छे नंबर से पास होंगे तो आगे आने वाले समय में ये आपके साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट।